नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। और जैसा कि हम लोग का जो क्लास चल रहा था, पिछले कुछ दिनों से क्लास ब्रेक हो गया था, उस क्लास को फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो क्लास हम लोग करेंगे वो हमारा करंट अफेयर्स का जो क्लास चल रहा है क्रैश कोर्स के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले करंट को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग कर पाएँ और वो हम अपने पेपर के लिए अच्छा कुछ कर पाएँ। इसके लिए हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, एक और बात अब मैं आपको बता दूं, इसके पिछले मंथ में हमने अप्रैल के करंट कराए थे जिसमें 3 पार्ट दिए थे, तो इसमें हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग तीसरे पार्ट के लिए मत सोचिएगा कि सर कि इसका तीसरा पार्ट भी होगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मतलब 2 ही पार्ट में पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और लगभग ये 70 क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप लोग इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखते रहिए। और मैं बार बार की तरह एक बात बोलूँगा कि जो कंटेंट आपको दिया जाता है, एक्स्ट्रा पॉइंट में जो आपको बताता हूँ, उस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप लोग नोट करते रहिए, जो कि आपके पेपर के लिए ज़रूरी भी है और ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चंबा सुरंग। चंबा सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह आपका प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे सीधा सा प्रश्न है कि चंबा सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखो, विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत, ठीक है, जो कि आप पिछले साल ही ऐसा हुआ था, तो आपको पता ही होगा। देखिए, जो चंबा सुरंग है, अगर हम इस पर बात करें तो चंबा सुरंग जो एक्चुअल में है वो देखिए उत्तराखंड में है। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी ये 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रखा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और ये टोटल हम बात करें तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बनाया जा रहा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर याद रखिएगा NH94 है वो। और ध्यान रखिएगा इसका प्रोजेक्ट है 890 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग का। और उसी NH4 जो ऋषिकेश होते हुए जाता है, जस्ट उसी के पास में ये सुरंग बनाया गया है। तो आपसे याद रखिएगा कि ये चंबा सुरंग अगर ये पूछा जाए तो आने वाले एग्जाम में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पेपर में आ ही सकता है, ऐसे वन लाइनर के थ्रू से क्वेश्चन दे देता है पेपर में। तो ये आपसे पूछ सकता है कि चंबा सुरंग किस राज्य में है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, लिखा 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना का काम किस राजमार्ग पर चल रहा है? अभी बताया मैंने आपको, कौन सा हो जाएगा? NH94। ये प्रश्न आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे 94 पे, ठीक है। उसी के पास ये सुरंग भी बन है, स्थित है। तो ये आपका हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया आपका। चलो तीसरे प्रश्न की तरफ चलें। चर्चा में रही पुंटियस सैंक्टस, लिखा है पुंटियस सैंक्टस किसकी प्रजाति है? थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रजापति लिख दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये प्रजाति है, ठीक है। अब इतना तो आप समझ ही सकते हो। अब देखिए, प्रजाति की बात करें तो जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी प्रजातियों की खोज होती रहती है, तो उस पर साइंस से क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो ये जो प्रजाति है वो आपको पहले मैं बता दूं कि एक मछली की प्रजाति है। ये सिल्वर कलर की मछली होती है, बहुत ही छोटी मछली है, जिसकी खोज ये तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। एक नई प्रजाति है जिसकी खोज सिल्वर, बहुत ही रंग, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो सिल्वर कलर की होती है, और ये इसकी खोज तमिलनाडु में की गई है। बहुत ही छोटी सी मछली की एक प्रजाति मानी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको इस पेपर में नाम पूछ दिया तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे कि एक मछली की प्रजाति, ठीक है, हो जाएगा। चलो
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में ओपन स्काईज ट्रीटी सुर्खियों में रही, इनमें से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? ये आपका प्रश्न है। देखिए, अगर हम बात करें तो पहले हम एक चीज समझा दें आपको। ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसको समझो। ओपन स्काईज ट्रीटी जो है, इसकी जो विचारधारा थी ना, वो विचारधारा अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा 1955 में लाया गया था। मतलब ये सोच रखी गई थी 1955 में, जबकि ये संगठन जो गठित हुआ था ये 2002 में हुआ था। अब हम बात करेंगे कि ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है। ओपन स्काईज ट्रीटी का अंतर्गत कुल 35 देश हैं। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 35। लेकिन 35 मेंबर तो हैं, लेकिन किर्गिस्तान ने अभी अपना कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो इस तरीके से अभी इसमें 34 सदस्य देश हैं। ध्यान रखिएगा, कितने देश हैं? 34 सदस्य देश। अब इसमें क्या होता है कि आप जितने भी इस ट्रीटी या संगठन के अंतर्गत देश आते हैं, उन देशों के ऊपर, मतलब उनके एरो स्पेस में आप अपने एयरक्राफ्ट ले जा सकते हैं। निगरानी करने हेतु केवल ले जा सकते हैं, लेकिन उस एयरक्राफ्ट में कोई भी मिसाइल नहीं होना चाहिए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मतलब जैसे अगर बाइलक मान लो, अगर भारत और पाकिस्तान भी, मान लीजिए भारत तो इसका मेंबर है नहीं, लेकिन भारत और पाकिस्तान अगर मेंबर रहता तो वो भारत का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सीमा में भी जा सकता था, लेकिन कैसे जाता? विदाउट मिसाइल के, ठीक है। इस उद्देश्य से किया गया। और आपको पता होगा, अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूस ने एक्चुअल में क्या किया है कि रूस इसका उल्लंघन बार बार कर रहा है, जिस पर अमेरिका हमेशा आपत्ति जता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ओपन स्काईज जो ट्रीटी है उसका मतलब यही है कि अगर कोई मेंबर सदस्य देश दूसरे सदस्य देश में अपना एयरक्राफ्ट भेज सकता है, अपनी सीमा की निगरानी, एयर स्पेस की निगरानी कर सकता है, उसकी सीमा में जा सकता है, बशर्ते उस एयरक्राफ्ट में कोई भी मिसाइल नहीं होना चाहिए। यह संगठन है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि भारत इसका मेंबर नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि इसका भारत क्या है? मेंबर नहीं है। बाकी तीनों आपका क्या है? इसके मेंबर है, ठीक है। और सदस्य देशों की संख्या कितनी इसमें? 35 है, लेकिन अभी सदस्य देश कितने इसमें? 34 है, ठीक है। किर्गिस्तान इसमें अभी अपना कंफर्मेशन नहीं दिया है, जिस कारण से सदस्य देशों की संख्या भी कितनी है? 34 है, जिसकी आधारशिला 2002 में रखी गई थी। और इसकी जो प्रस्ताव लाया गया था वो अमेरिका के द्वारा लगाया गया था, और कब लगाया था? 1955 में। हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। लिखा है कि ओपन स्काईज ट्रीटी के संदर्भ में सही कथन है, अमेरिका ने इस संधि से, ने है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, से अलग होने की घोषणा की। देखिए, अभी मैंने बताया कि अलग होने की घोषणा इसलिए किया है कि अमेरिका ने ये बोला है कि अगर अभी हम 6 महीने के अंदर ही इस ओपन स्काईज ट्रीटी से हम अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बार बार रसिया के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? उल्लंघन किया जा रहा है। रूस इसका उल्लंघन कर रहा है, इसी वजह से इसका अमेरिका का स्टेटमेंट आया कि हम इस संगठन से अलग होंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए भी सही है। लिखा इस संधि में 35 देश शामिल हैं, अभी मैंने बताया, ये भी सही हो जाए। ये संधि हवाई निगरानी, मतलब एरियल सर्विलांस फ्लाइट से संबंधित है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी क्या होगा? सही। मतलब उपरोक्त तीनों विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे? सही होंगे। तो ये थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्टिव तरीके से था, जो कि आपको समझ में आना चाहिए ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 1200 HP हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है? ये आपका प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। देखिए मैं बता दूं, हॉर्स पावर जैसा आप जानते हैं कि जो हॉर्स पावर सब मजबूत तरीके से ये भारत की इंजन मानी जा रही है, जिसका ट्रायल भी हो चुका है। 1200 हॉर्स पावर मतलब एक हॉर्स पावर में आप जानते हैं 746 वाट होता है। और ये इंजन का निर्माण जो भारत कर रहा है वो फ्रांसीसी कंपनी एस्टॉव से। ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प जो होगा ऑप्शन ए सही होगा।
और इस प्रकार की इंजन के निर्माण करने के क्रम में अगर देखा जाए तो भारत दुनिया में 6वें स्थान पे आता है। मतलब जिसके पास इतने मजबूत रेलवे इंजन हैं उस हिसाब से देखा जाए तो भारत किस नंबर पे है? 6वें नंबर पे है। और इस इंजन का निर्माण जिसने किया है वो कौन सी कंपनी है? तो फ्रांसीसी कंपनी अर्थात फ्रांस की कंपनी जो है वो आपका एस्टॉ ने किया है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। केवल आप लोग प्रश्न को देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उसको सुनते चलिए। उम्मीद करते हैं कि वो समझ में भी आएगा आपको। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा, पेपर आप एग्जाम में बैठोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? जैसा मैं आपको बता दूं, भारत ने अभी ही हाल में आपको पता है कि हमारे देश में दुनिया भर में कोविड-19 महामारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत अपने इंपोर्ट को कम करना चाहता है, अर्थात कहा जाए तो आयात को कम करने के उद्देश्य से भारत ने यह काम स्टार्ट किया है, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत कितना है? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, जिससे क्या किया जाए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तो यह पैकेज लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें इनका जो निवेश करना है वो सबसे ज्यादा आपको पता है कि आयात को कम करना, आयात को कम करना, साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इस कोविड-19 महामारी की समस्या के दौरान इस पैकेज को क्या किया, अपना लॉन्च किया है, अर्थात इसे प्रोवाइड किया। तो इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए क्या पैकेज है? तो ध्यान रखिएगा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये आपका प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है, आपको मैं बता दूं, थोड़ा आप अगर जीएस पढ़े होंगे तो वहाँ से महात्मा गांधी ने भी एक्चुअल में एक बात रखी गई थी। बाद में हमारे देश में भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई, अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। दुनिया के मजदूर एक हों, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था, क्योंकि मजदूरों के हित में कदम उठाया जाए, मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं वो एक यूनियन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उस मंच तक पहुंचा पाएँ। इसी को ध्यान में रखकर आईएलओ का गठन हुआ 1919 में, आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। भारत में अगर हम इसकी बात करें तो 1923 में पहली बार भारत में यह मजदूर दिवस मनाया गया, 1 मई को। 1 मई 1923 को यह पहली बार मनाया गया था। और कहाँ मनाया गया? तो ये याद रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मद्रास में। ठीक है, तो 1 मई तो आप जानते ही थे, लेकिन थोड़ा ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको पता होगा, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनएम जोशी के द्वारा किया गया था, तो वो नाम आपको याद रखना है। और 1 मई को, ये प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये पहली बार भारत में मनाया गया था 1923 में। और कहाँ मनाया गया था? तो मद्रास में मनाया गया था, जिसका वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? मैं आपको बता दूं, वंदे भारत जो है ये मिशन, ये कोविड-19 समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से चलाया गया था। और हमारे देश के जितने भी नागरिक विदेशों में रहते हैं और वो वहाँ पे फंसे, लगभग 15,000 भारतीय नागरिक जो विदेशों में फंसे थे, उनको अपने देश स्वदेश लौटने से संबंधित है, मतलब स्वदेश वापसी से संबंधित है, उनको भारत लाने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, वंदे भारत जो मिशन है वो हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उन्हें अपने स्वदेश लौटने से या स्वदेश वापसी से संबंधित ये मिशन था, जिसे भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? संचालित किया गया। तो अब इस पर देख लेते हैं। लिखा है, मजदूरों को अपने निवास स्थान पर पहुंचाना, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी, किसानों की वित्तीय सहायता देना, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो विकल्प बी आपका सही होगा, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी से संबंधित है मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वंदे भारत मिशन इसका नाम है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो
अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित रखते हैं थे। देखिए हम आपको बता दें, बलबीर सिंह का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और ये आने वाले एग्जाम में आपको देखने को ऐसे प्रश्न मिल भी सकता है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। देखिए हम बता दें 1948, 1952, 1956 ये 3 ओलंपिक खेल में बता रहा हूं, ओलंपिक ध्यान रखिएगा। तीनों ओलंपिक में हॉकी का, किसका, हॉकी का गोल्ड मेडल भारत ने जीता था, ये ध्यान रखिएगा। तीनों ओलंपिक में भारत ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। और ये 1952 का जो ओलंपिक था उसमें ध्यान रखिएगा इन्हीं ने कप्तानी भी किया था, मतलब इन्हीं के कप्तानी में भारत ने गोल्ड जीता था। किसके कप्तानी में, बलबीर सिंह के। तो आपको तो उत्तर पता ही हो गया होगा कि इसका उत्तर क्या है, हॉकी है, ठीक। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अभी एक रिकॉर्ड भी है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम की तरफ से फाइनल मैच में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी प्लेयर के हिसाब से देखा जाए तो फाइनल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बलबीर सिंह के नाम है और इन्होंने कुल 5 गोल किए थे। कितने गोल, 5 गोल फाइनल मैच में किया था। तो और 1957 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में जो बलबीर सिंह का निधन हुआ वो किस खेल से संबंधित थे, हॉकी से। तो ये मैंने कुछ आंकड़े भी आपको बता दिए जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। देखा, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्वेंटर ऑफ द ईयर, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर हम एक्चुअल में न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल, मतलब जो न्यूयॉर्क का इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो बौद्धिक चीज़ें होती है जिसकी खोज की जाती है, तो न्यूयॉर्क इलेक्ट्रॉनिक इंटेलेक्चुअल जो लॉ बोर्ड था उसने ये सम्मान से इनको सम्मानित किया है। किसको, राजीव जोशी को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक खोज के लेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव जोशी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट मतलब किए, खोज किया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह पुरस्कार न्यूयॉर्क के द्वारा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक लॉ बोर्ड के द्वारा। तो ये किसको दिया गया, राजीव जोशी को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राजीव जोशी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। लिखा है कि इनमें से किसे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया। पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, उसको समझ लो आप लोग, ठीक है। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई 2014 को हुई थी, ठीक। 15 जुलाई 2014 को इस बैंक की स्थापना की गई। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स है इसमें उभरती अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों को शामिल किया गया है। मतलब ये इन 5 देशों ने मिलकर एक बैंक स्थापित किया, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका जो हेडक्वार्टर है ध्यान रखना ये आपका संघाई में है। कहां पर है, संघाई। संघाई कहां पड़ता है, चीन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अब ये क्वेश्चन देखते हैं अध्यक्ष किससे चुना गया है। तो अध्यक्ष जो चुना गया है ध्यान रखिएगा, मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। इसके पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो डेविड आर मालपास थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये डेविड आर मालपास का ही स्थान लिया किसने, मार्कोस ट्राइजो। और ये ब्रिक्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ब्रिक्स का ही नाम आप कह सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही हम ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। और ये ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है, इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, संघाई, चीन में, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन
का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ने त्यागपत्र देने का फैसला किया, वह किस देश में है या वह किस देश के हैं? देखिए, अभी जो थे अल्वार्डो एजवेदो जो थे वो ब्राजील के थे। अभी WTO की हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि WTO को पहले हम गैड बोलते थे। तो कई बार पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि WTO की पेरेंट संस्था कौन सी है। तो WTO की जो पेरेंट संस्था है वो गैट है, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ध्यान से समझिएगा, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 46 में। और इसी का नाम जब रखा गया था 1 जनवरी 1995 को, यह बना था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। ये आपको पता हो गया। तो देखिए, उसके फैसले त्यागपत्र इसलिए दे दिया क्योंकि अभी ईरान से लफड़ा हुआ, किसका? अमेरिका का। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। दबाव बनाने के कारण इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, तो ये आप राइट आंसर याद करिएगा। इसमें विकल्प में कोई ऑप्शन दिया है, दिया तो है विकल्प 1995 सही। ठीक है, चलिए, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995। अगले प्रश्न की तरफ चले। ये रहा अगला प्रश्न। इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली, और बेंजामिन नेतन्याहू ने किस पार्टी के नेता हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, रेलवे जैसे पेपर के एग्जाम में कई बार इनका नाम भी पूछा जाता है, या इजराइल के प्रधानमंत्री को भी पूछ लेता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो इसको आपको पहले इनका नाम थोड़ा याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि पूरे राष्ट्राध्यक्ष का नाम को याद कर लो, दुनिया भर के जो थोड़े हाईलाइटेड है, जो पेपर में बन सकते हैं, उनका तो नाम हमको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये हैं लिकुड पार्टी के, और लिकुड पार्टी से तो है, लेकिन इन्होंने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार इस बार बनाया है। तो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के साथ गठबंधन करके लिकुड पार्टी ने क्या किया? गठबंधन करके सरकार बनाया, जिसके तौर से प्रधानमंत्री पद की जो शपथ लिया वो किसने लिया? बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। इजराइल की संसद का नाम, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरल से क्वेश्चन है, नेसेट, लेकिन सरल तो क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इजराइल की संसद का नाम पूछा जाता है, चाइना की संसद का नाम पूछा जाता है, नेपाल की संसद का नाम पूछा जाता है। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो विविध जो मिसलिनियस है वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। ठीक है, चलो लिखा है, ई नाम हाल ही में दिनों में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत जो की गई थी ये 2016 में की गई थी। इसका मतलब क्या है? ई नाम का मतलब यही है कि दुनिया भर में अगर हमारे भारत में देखा जाए तो लगभग 45 लाख किसानों को अगर देखा जाए तो इनको पंजीकृत करना अब तक किया जा चुका है, जबकि 417 मंडियों को भी क्या किया गया? पंजीकृत किया गया है, जिससे इनके लिए एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को मार्केट के तौर पे बनाए जाना। मतलब ई नाम का मतलब यही है कि पहले क्या किया जाए कि किसानों का पंजीकरण कराया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, उसके बाद 417 मंडियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, फिर जो एग्रीकल्चर की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिससे एग्रीकल्चर संचालित हो रहा है, जिसमें किसानी अर्थात खेती बाड़ी में क्या करना, किसानों को जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की ज़रूरत होती है उसके लिए मार्केट तैयार करना। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में की गई थी। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को यह दिवस मनाने की घोषणा किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का सिफारिश था
और अभी आपको पता है कि भारत ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या करना, अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करना, साथ साथ चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करना या उनको जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, इस वर्ष पहली बार, ध्यान रखिएगा ये नया दिवस इसलिए आपको मैं बता देता हूं, पहली बार इस बार एक्चुअल में भारत ने सिफारिश किया था यूएनओ से, और इस बार 21 मई 2020 को पहली बार ये दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो पेपर में ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा 21 मई को। पहली बार कब मनाया गया, तो इस बार पहली बार ही मनाया गया, तो ये आपका 2020 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि विशाखापत्तनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव के कारण चलते कई लोगों की मौत हो गई। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में देखने को मिलेगा भी, क्योंकि आगे भी आप बहुत दिनों से देखते होंगे। एक 3 दिसंबर 1984 की घटना आपको समझ में आ गई होगी, भोपाल गैस त्रासदी, जो कि कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण वो हुआ था। ये जो गैस है स्टेरिन गैस है, ध्यान रखिएगा, स्टेरिन जो गैस होती है वो पहले तो गंधहीन गैस होती है, रंगहीन होती है, साथ साथ ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जो कि एक्चुअल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके स्टेरिन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है, जिससे कि कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये गैस के रिसाव होने से वहाँ 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी थी, लगभग 45 लोग संक्रमित हुए या बीमार पड़ गए, और ये लगभग 5000 किलोमीटर रेंज को भी क्या कर लिया था, कवर किया था। तो ये पेपर में आपके आ सकता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्लास्टिक का, पॉलीमर्स का क्या किया जाता है, इस प्लांट में निर्माण किया जा रहा था। तो ये एक भयावह घटना हुई थी जो कि मई में हुई थी, आपको पता होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो स्टेरिन जो गैस है वो गैस का रिसाव कहाँ हुआ था, तो विशाखापत्तनम में हुआ था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि इनमें से स्टेरिन गैस के संदर्भ में सही कथन है, इसका उपयोग पॉलीमर प्लास्टिक बनाने में होता, अभी बताया, सही है। यह गैस बहुत तेजी से हवा में फैलती है, यह भी सही है। स्टेरिन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, यह भी सही है। तो इस हिसाब से उपरोक्त डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। लिखा है कि मुस्तफा अल कादमी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए हम बता दें, मुस्तफा अल कादमी अभी आपको पता है कि इराक के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इराक। ठीक है, चलो और एक चीज रखना कि वो जो बने हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अलकायदा के प्रमुख रहे हैं, तो अलकायदा से वो आए हैं, तो इसलिए आप उनका नाम याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही के दिनों में ईरान ने अपनी वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया, नई करेंसी का नाम आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं, इनकी जो नई करेंसी है ना वो है तोमान। एक्चुअल में जब अमेरिका से इनका लफड़ा हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ से आयात करना बंद कर दिया। आयात जैसे ही कम होने लगा वहाँ पे उनकी मुद्रा की वैल्यू कम होने लगी, तो अपनी मुद्रा की वैल्यू को, अस्थिरता को बनाए रखने के उद्देश्य से यहाँ पर इसने अपना एक नई करेंसी को बनाया है, लाया, और उसका नाम है तोमान। और जो तोमान है यह ध्यान रखिएगा, एक तोमान की वैल्यू जो है रियाल में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 10,000 रियाल होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 10,000 रियाल माना जाता है वहाँ पे, मतलब एक तोमान की वैल्यू कितनी है, एक तोमान बराबर कितना होगा, 10,000 रियाल। तो ये आपका नई करेंसी है, इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तोमान। ठीक है, चलो अगला प्रश्न वही है जो अभी मैंने आपको बताया। हो जाएगा क्वेश्चन, एक तोमान बराबर कितना होगा, 10,000 रियाल। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 10,000। चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। लिखा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स ETI 2020 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग पूछा जा रहा है।
मतलब ऊर्जा निर्माण में भारत किस स्थान पर है, ये एक रिपोर्ट के द्वारा है, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट ने बताया, इंडेक्स जारी किया है। तो उसमें भारत की अगर रैंकिंग देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट रैंकिंग आता भी है पेपर में। ये 74वें नंबर पे भारत है, जबकि इस रैंकिंग में पहले स्थान पर अगर आप पूछे तो कौन है, स्वीडन। ध्यान रखिएगा कौन है, स्वीडन, नाम याद रखना। दूसरे स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है। तो ये आपका भारत 74वें स्थान पर है, जबकि स्वीडन क्या है, पहले नंबर पे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। अभी बताया भी आप लोगों को। चलो, हाल ही में जम्मू कश्मीर में नया अधिवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसियल सर्टिफिकेट लागू हो गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा नया सेक्शन जोड़ा जाएगा? तो देखिए सेक्शन जो जोड़ा जाएगा वो 3A है। अब मैं थोड़ा समझा दूं आपको, जम्मू कश्मीर का ये जो सेक्शन है उसमें ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, जैसे वहां का विशेष तौर से स्थानीय नागरिक सर्टिफिकेट किसे मिलेगा। अब यहाँ पे इस सेक्शन में ये लिखा है कि एक्चुअल में अगर कोई भी व्यक्ति 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो वो वहां का नागरिक, अथवा अगर वो 7 साल से यहाँ पर एजुकेशन ले रहा है तो भी वहाँ का नागरिक हो जाएगा, अथवा या 10वीं 12वीं की परीक्षा उसने जम्मू कश्मीर से पास की है तो ऐसा व्यक्ति जम्मू कश्मीर का क्या होगा, नागरिक होगा। और ये किस सेक्शन में जोड़ा गया है, सेक्शन 3A में जोड़ा गया। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया? देखिए इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के पहले तो आपको मुख्यमंत्री याद होना चाहिए, भूपेश बघेल, क्योंकि पेपर में आ सकता है, आता भी है, रेलवे में तो आता ही है। भूपेश बघेल सरकार ने एक योजना स्टार्ट किया जिसके तहत 19 लाख किसानों को 4 किस्तों में, कितने किस्तों में, 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए सरकार देगी, मुहैया कराएगी उनको। मतलब इस योजना के तहत कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 4 किस्तों में इनको 5700 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। और कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, भूपेश बघेल। ठीक है, चलिए इनमें से किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया? ध्यान रखिएगा इसका भी राइट आंसर है छत्तीसगढ़। लाख एक प्रकार का कीड़ा होता है, मैं बता दूं, और केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र भी आपको पता होगा रांची में है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि लाख जो होता है वो कीड़ा होता है, उसी से एक्चुअल में लाख जो कीट होता है उससे निकलता है लाख, और वो लिक्विड तरीके का होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे अगर उसके यूज हम करें तो लाख की चूड़ियाँ भी आप जानते होंगे, चूड़ियाँ भी बनती हैं। लाख एक तरीके से पॉलिश वॉलिश में, पेंट वेंट में उसका यूज भी किया जाता है। तो उसको एग्रीकल्चर का जो दर्जा दिया वो किसने दे दिया है, छत्तीसगढ़ ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान कौन है? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा आपको पता है इस सूची में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास 36.8 अरब डॉलर इनकी पूरी प्रॉपर्टी बताई जाती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो राधा किशन दमानी, आपको पता होगा, वी-मार्ट, इनके पास 30.8 अरब डॉलर, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मुकेश अंबानी की अगर हम बात करें विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी 21वें नंबर पर आते हैं। और जबकि भारत में बात करें तो सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, इतनी इनकी मतलब कहीं न कहीं जमा पूंजी इनके पास इतनी पैसे हैं। और मुकेश का राधा किशन दबानी ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये रॉकेट जो लॉन्च किया है ना, वो किया है चाइना ने। किस लिए किया है? तो चंद्र मिशन इसका है, चंद्र अभियान है, और अपने अंतरिक्ष पर अर्थात अपने देश के नागरिकों को वो चंद्रमा पे पहुंचाने व स्टेशन पे पहुंचाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, उसका 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि अपने नागरिकों को हम चंद्रमा पे ले जाएंगे। तो इसी के लिए उसने क्या किया, ये रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा? हमारा पड़ोसी देश चीन। ठीक है, चलो। जहाँ पे थोड़े वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा आप याद कर सकते हैं। मतलब ये है कि जहाँ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है वहाँ पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे थोड़े बहुत से काम चल सकता है वहाँ पे हमको उतना ही करना है। ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को पढ़ते चलना। ठीक है, चलिए। जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताते चलूँगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपका, आप जानते हैं तंबाकू से होने वाली बीमारियां बहुत सारी हैं। उन बीमारियों से दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना, इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष अगर हम बात करें तो 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनमें से कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, थियरी डेलापोर्ट। ये थियरी डेलापोर्ट, विप्रो जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए सॉफ्टवेयर कंपनी, आप जानते होंगे विप्रो। थियरी डेलापोर्ट इसके नए सीईओ एमडी बने हैं, जबकि इसके पहले कौन थे? अबिदाली निमचवाला। इसके पहले मतलब इन्हीं का स्थान लिया है थियरी डेलापोर्ट ने। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो, ये नियुक्ति संबंधित है, आ सकता है पेपर में। लिखा अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय जो माउंट एवरेस्ट दिवस है प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। और आपको पता है कि 1953 में शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे पर चढ़ाई किया था। और ये आपके हैं नेपाल के, आप जानते ही होंगे, और ये आपके न्यूजीलैंड के। लेकिन अगर हम बात करें तो एडमंड हिलेरी की जो मृत्यु हुआ था, इनका निधन जो हुआ वो 29 मई 2008 को हुआ। इस कारण से हम 2008 से ही अगर हम बात करें तो हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? चलो, अगला प्रश्न, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वो किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे? देखिए, आपको पता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, और आपको पता है छत्तीसगढ़ 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। नए राज्य गठन हुआ सन 2000 में। तो सन 2000 से लेकर 2003 तक अजीत जो जोगी थे वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री यही रहे। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया था? निधन हुआ है। ठीक है, चलो, और वो कब से कब तक थे? 2000 से 2003 तक। पुस्तक द इकोबाग की लेखिका कौन है? मतलब इकोबाग की लेखिका कौन है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसकी लेखिका की बात करें, ब्रिटिश लेखिका जो है जेके रोलिंग। जैसा उन्होंने हैरी पॉटर, कई बार पेपर में पूछा गया, हैरी पॉटर के लेखक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, हैरी पॉटर के लेखक पूछा जाता है जेके रोलिंग, तो वही है आपका जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया है द इकोबाग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा भी, इसलिए आप इसको नाम याद रखना है। द इकोबाग पुस्तक के लेखक जेके रोलिंग, जो कहाँ के रहने वाले? ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन की रहने वाली। ठीक है, चलो, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, और आज जो हमने किया लगभग आपको मैंने बता दिया कि लगभग हम लोगों ने आज 35 प्रश्न कर लिए हैं, जो इसका पार्ट 1 है। मैं आपको बता दूं कि ये मई का पार्ट 1 हमने किया है, और इसका पार्ट 2 भी होगा। इसके बाद अगला क्लास जो होगा पार्ट 2 के बारे में होगा, और पार्ट 2 में ही हम आपको पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कोशिश करिएगा कि आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कुछ समय से देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं या तो व्यू ये देख रहे हैं कम हो रहा है, तो मतलब आप लोग या तो पढ़ने के लिए इच्छुक ही नहीं हो। अरे भाई कम से कम हम आपके लिए मेहनत करें तो आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इसमें समय ही समय है, समय का भरपूर यूज करिए। और आगे जो परीक्षाएं अब धीरे धीरे देखिए सरकार के द्वारा संचालित भी कराई जा रही हैं, तो वो आपके लिए वहाँ पे फ़ायदा होगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका अभी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे क्या होगा कि करंट का जो क्वेश्चन होगा वो आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे तब तक हम पूरा कर दे लगभग, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमसे और वो भी लोग लाभान्वित हो पाएँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।